This is dengue fever. Dengue fever is an arbovirus infection. arbovirus infection है और दुनिया में सबसे कॉमन arbovirus infection डेंगी है। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है और अर्बनाइजेशन इज़ वेरी रैपिड। 4 सीरोटाइप्स होते हैं डेंगी के, 1 2 3 4, और ये ट्रांसमिट होता है एडीज़ मॉस्किटो से। एडीज़ मॉस्किटो मोर्टेलिटी जो है वो लेस देन 1% रहती है यूजुअली, लेकिन अगर सीवियर डेंगू है तो 5% हो सकती है, और अगर अनडायग्नोज्ड है, डायग्नोज ही नहीं हुआ, तो 20% तक मोर्टेलिटी हो सकती है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 3 से 14 दिन, और इन्फेक्टिव कब तक रहता है पेशेंट? 4 से 5 दिन। अब कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। ठीक है, वार्निंग साइंस 8 हैं। क्या क्या? एक तो है रेस्टलेसनेस और ऑब्ट्यूंडेशन। ऑब्ट्यूंडेशन मतलब एक तरह से लेथार्जी। ये क्यों होता है रेस्टलेसनेस या ऑब्ट्यूंडेशन, लेथार्जी? क्योंकि ब्रेन जो है उसका परफ्यूजन नहीं हो रहा अच्छे से, अंडर परफ्यूजन ऑफ द ब्रेन। अंडर परफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि कैपिलराइटिस हो रखा है बॉडी में, कैपिलरीज की इन्फ्लेमेशन। और ये इन्फेम्ड कैपिलरी जो है ना वो लीक कर रही हैं। लीक करने के कारण कैविटीज़ में फ्लूइड लॉस कर रही हैं, जिसके कारण एसाइटिस हो रहा है और प्लूरल एफ्यूजन हो रहा है, रिजल्टिंग इन हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द ब्रेन। ठीक है। दूसरा, क्योंकि कैपिलराइटिस है तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे एपिस्टेक्सिस हो सकता है। नोजिया और वॉमिटिंग प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड मतलब लंबे टाइम तक नोजिया और वॉमिटिंग रहता है। प्लूरल एफ्यूजन इज देयर, लीकेज ऑफ फ्लूइड के कारण, जिसके कारण शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। हेपेटोमेगाली हैपेंस, लीवर बड़ा हो जाता है। एसाइटिस हैपेंस, हेमाटोक्रिट जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम होगी तो हेमाटोक्रिट बढ़ जाता है। एडमिशन हुआ उससे ज़्यादा अगर 20% बढ़ गया तो वो वार्निंग साइन बोलेंगे। एडमिशन के टाइम पे जितना था हेमाटोक्रिट उससे 20% ज़्यादा हो गया अगर, दैट इज़ अ वार्निंग साइन। ना द प्लेटलेट काउंट डिक्रीजेज, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, इवन ल्यूकोसाइट्स भी कम हो जाती हैं। ठीक है, ल्यूकोपीनिया भी होता है। देन देर इज़ डेंगू फीवर। इसके क्लिनिकल फीचर्स ठीक है, ये तो बाद में। डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस तब होगा जब फीवर के साथ साथ 6 में से 2 फीचर्स प्रेजेंट हो। ठीक है, फीवर तो हो ही हो, और ये जो 6 फीचर्स आगे लिस्टेड हैं इनमें से 2 फीचर्स प्रेजेंट हों। वो 6 कौन कौन से? एक तो हो रेट्रो ऑर्बिटल पेन हो, या फिर माइल्जिया या ब्रेक बोन फीवर हो। ठीक है, मतलब बॉडी में पेन हो। प्रोट्रैक्टेड नोजिया और वॉमिटिंग हो, जिससे डिहाइड्रेशन हो रखी हो। रैश हो इलनेस के दौरान, इनिशियली इट्स अ पेल रैश। या फिर एक वार्निंग साइन प्रेजेंट हो। वार्निंग साइन मतलब इन 8 में से एक वार्निंग साइन प्रेजेंट हो। पॉजिटिव टोर्निकेट टेस्ट हो, यानी कि पर स्क्वायर इंच मोर देन 20 पेटेकिए हों। कैसे परफॉर्म करते हैं? बीपी कफ को आर्म पे बांधते हैं, देन वी इन्फ्लेट द बीपी कफ बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में लेके जाना होता है प्रेशर को, यानी मीन आर्टीरियल प्रेशर तक, और 5 मिनट तक कफ को इन्फ्लेट करके रखना होता है। अगर पर स्क्वायर इंच एरिया में 20 से ज़्यादा पेटेकिए हैं, उसका मतलब है कि कैपिलरीज आर फ्रेजाइल, कैपिलराइटिस हो रखा है। दीज आर द पेटेकिया। देन द सिक्स्थ वन इज ल्यूकोपीनिया। ठीक है, तो इन 6 में से अगर 2 फीचर्स प्रेजेंट हैं और साथ में फीवर है तो उसका वो डायग्नोसिस है डेंगू का। अब आता है कि डेफरवेसेंस के दौरान, यानी कि जब पेशेंट ठीक हो रहा है, जब फीवर जो है वो नीचे आ रहा है, यानी कि 2 से 7 दिन बाद, तो ये पीरियड जो होता है ये क्रिटिकल पीरियड होता है, और इसमें हमें ध्यान रखना होता है किसका? वी हैव टू लुक फॉर डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर। यानी द पेशेंट कैन गो इन टू शॉक बिकॉज देर इज़ फ्लूइड लॉस, हेमाटोक्रिट बढ़ गया है 20% से भी ज़्यादा, या फिर हेमरेजिक फीवर हो सकता है, प्लेटलेट कम हो गई है जिसके कारण हेमरेज हो गया। सो देयर कैन बी हाइपोटेंशन, सीवियर हाइपोटेंशन विच इज़ शॉक, डेंगू शॉक सिंड्रोम, और देयर कैन बी डेंगू हेमरेजिक फीवर। ठीक है, तो हेमरेज में हेमाटोक्रिट नीचे जाता है और डेंगू शॉक सिंड्रोम में हेमाटोक्रिट ऊपर जाता है। और तो डेंगू शॉक सिंड्रोम का ट्रीटमेंट होगा फ्लूइड, आईवी फ्लूइड्स देंगे,
और हेमरेजिक फीवर का ट्रीटमेंट होगा, पैक्ड आरबीसीज देंगे या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अब है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इन पेशेंट में अगर पोस्ट थायराइड सर्जरी या फिर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है पेशेंट में, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम सिट्रेट आता है। सिट्रेट जो है कैल्शियम से बाइंड करता है, कैल्शियम कम हो जाता है बॉडी में। ऐसे ही पोस्ट थायराइड सर्जरी में कैल्शियम कम रहता है, ठीक है, विच वुड कंट्रीब्यूट टू साइटोटॉक्सिसिटी एंड लीड टू टेटनी, नॉट टेटनस बट टेटनी। और टेटनी में ट्रोसियोसाइन दिखता है। ट्रोसियोसाइन को कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे एलिसिट करते हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ द बीपी कफ 20 mmHg ऊपर लेके जाते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से। टोर्नियो के टेस्ट में क्या होता था, मीन आर्टीरियल प्रेशर तक लेके जाते थे, लेकिन ट्रोसियोसाइन में 20 mmHg अबव द SBP। और 3 मिनट वेट करते हैं, उसमें 5 मिनट कर रहे थे। और इससे कार्पोपेडल स्पाज्म होता है, ऐसा पेटेकिया नहीं बनता इसमें। अब अगर इफ़ हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड जॉइंट पेन है लेकिन साथ में हाइपर पिगमेंटेशन है, ठीक है, रिकवरी हो गई है 2 वीक्स में लेकिन हाइपर पिगमेंटेशन है, मिलाज्मा है, तो वो डायग्नोसिस है चिकनगुनिया का। अब है कि सीवियर डेंगू। सीवियर डेंगू का बोलेंगे जब प्लाज्मा लीकेज हो रही है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, पेशेंट हाइपोटेंशन में जा रहा है, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन और एसाइटिस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बीपी में, हाइपोटेंसिव शॉक हो रहा है यानी डेंगी शॉक सिंड्रोम, या फिर ब्लीडिंग हो रही है, ऑर्गन माल फंक्शन हो रहा है, ठीक है, ऑब्ट्यूडेशन, रेस्टलेसनेस, एसजीपीटी बढ़ रहा है यानी लीवर खराब हो रहा है। इट कैन बी कंपेंसेटेड, थ्रेडी पल्स, बीपी डिक्रीजेज और can become hypotensive, that is pulse may not be felt and BP is unrecordable which requires ICU admission। डेंगू विदाउट वार्निंग सिम्टम। अब क्या है कि डेंगू को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। अगर ऐसा डेंगू है जिसमें सिर्फ फीवर है, डिहाइड्रेशन वगैरह है, तो ग्रुप ए है यानी वार्निंग सिम्टम्स नहीं है। लेकिन अगर वार्निंग सिम्टम्स आ गए तो ग्रुप बी बोलते हैं। ग्रुप ए को हम ओपीडी में ही ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन अगर ग्रुप बी है यानी वार्निंग सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, या तो वार्निंग सिम्टम्स प्रेजेंट हैं या फिर रिस्क फैक्टर्स हैं पेशेंट में, यानी कि वो इन्फेंट है, 65 साल से बड़ा है, डायबिटीज़ है या सीकेडी का पेशेंट है, तो भी ग्रुप बी बोलेंगे और उसको फिर हम आईपीडी में ट्रीट करेंगे, नॉट इन ओपीडी। सो ग्रुप बी इज़ व्हेन वार्निंग साइंस और रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट। और ग्रुप सी जब बोलते हैं जब प्लाज्मा लीकेज हो रही हो और ऑर्गन माल फंक्शन हो रहा हो, तब उसको हम आईपीडी और आईसीयू में ही ट्रीट करते हैं। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं करनी होती। एक तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं देने होते हैं, एक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स नहीं देने होते लो प्लेटलेट काउंट पे, एक हाफ नॉर्मल सलाइन नहीं देना होता, और एक चीज़ होती है कि आईवी फ्लूइड्स ये अज्यूम नहीं करना होता कि आईवी फ्लूइड्स देने ही देने हैं, ठीक है। इनके रीजंस क्या हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसलिए नहीं देते क्योंकि ये जीआई ब्लीडिंग करवा सकता है, ठीक है, और ये हाइपरग्लाइसीमिया, ऑलरेडी ब्लीडिंग के चांसेस हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने से जीआई ब्लीडिंग हो सकती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हाइपरग्लाइसीमिया करवा सकते हैं, इम्यूनो सप्रेशन करवा सकते हैं, इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं यूज़ करते डेंगू में। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स नहीं करते लो प्लेटलेट काउंट में, क्यों? क्योंकि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन से सीवियर ब्लीडिंग का रिस्क कम नहीं हो जाता, तब भी हो सकती है सीवियर ब्लीडिंग, और रिस्क तो कम होता नहीं, साथ के साथ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देने की वजह से जो फ्लूइड हम दे रहे हैं उसके वजह से फ्लूइड ओवरलोड भी हो सकता है और प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। Then don't give half normal saline because half normal saline is hypotonic, it will leak into the cavities further। ऑलरेडी ascites हो रहा है पेशेंट को, ऑलरेडी प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है, और हाफ नॉर्मल सलाइन थर्ड स्पेसिस में जाके और ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं फ्लूइड ओवरलोड करवा देगा। डोंट अज्यूम कि आईवी फ्लूइड्स देने ही देने हैं, नहीं, पहले चेक करो कि पेशेंट ओरली ले सकता है क्या, आईवी की ज़रूरत ही ना पड़े ओरली ले ले। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, ठीक है, ओरली ले सकता है तो ओरली लेगा, और मिनिमम अमाउंट ऑफ आईवी फ्लूइड यूज़ करना है पेशेंट को वेल परफ्यूजन में रखने के लिए, और आईवी फ्लूइड को कम करते रहना है जैसे पेशेंट का हीमोडायनेमिक स्टेटस जो है वो इम्प्रूव करने लगे या फिर यूरिन आउटपुट जो है वो बढ़ने लगे।
देन द मैनेजमेंट, तो 3 ग्रुप हैं, तीनों ग्रुप की अलग अलग मैनेजमेंट होती है। ग्रुप ए अगर है यानी सिर्फ डेंगू फीवर है, देर आर नो वार्निंग सिम्टम्स, तो पेशेंट को पता होना चाहिए कि क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, यानी उसको ध्यान रखना है जब वो ठीक होने लगे, फीवर जाने लगे, तब उसको स्पेशल ध्यान देना है क्योंकि वो क्रिटिकल पीरियड है। डिहाइड्रेशन होती है ग्रुप ए में, संकन आई बॉल्स, क्यों होनी डिहाइड्रेशन, नोजिया वोमिटिंग के कारण, फ्लूइड लॉस के कारण कैविटीज़ में, संकन आई बॉल्स, ड्राई ओरल म्यूकोसा, कोल्ड क्लैमी एक्सट्रीमिटीज़। अब कोल्ड क्लैमी एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, ठीक है। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, फीवर रहता है, फीवर के लिए कोक्स 1 इनहिबिटर्स नहीं देते। कोक्स 1 इनहिबिटर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डेंगू फीवर क्योंकि ये इंटरफेयर करते हैं प्लेटलेट फंक्शन के साथ, प्लेटलेट्स ऑलरेडी कम हो रखी हैं, कोक्स 1 इनहिबिटर्स दे दिए फीवर के लिए तो इंटरफेयर करेंगे और ज़्यादा, इसलिए पैरासीटामोल देते हैं 6 आवरली पे, और टेपिड स्पंजिंग करते हैं, और पेशेंट के ऊपर इंसेक्ट रेपेलेंट लगाते हैं ताकि वो दूसरों को स्प्रेड ना करे। जैसे पेशेंट आता है उसको मॉनिटर करते हैं बाय CCTV-R, मॉनिटर करने के लिए CCTV-R। सी का मतलब होता है कि पेशेंट का कलर चेक करेंगे और पैलर मिलता है पेशेंट में, अगर ब्लीडिंग होगी है तो पैलर दिखेगा। कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करेंगे, नॉर्मली जो है वो 3 सेकंड से कम होता है। टेम्परेचर चेक करेंगे, कोल्ड क्लैमी लिम्स मिलेंगे, वॉल्यूम ऑफ द पल्स एंड रेट ऑफ द पल्स चेक करेंगे। इट वुड हेल्प टू डिसाइड द पेशेंट रिक्वायर्स एग्रेसिव फ्लूइड रिससिटेशन और नॉट, ठीक है। ये था ग्रुप ए। ग्रुप बी जिसमें वार्निंग साइंस हैं लेकिन पेशेंट शॉक में नहीं है, लेकिन वार्निंग साइंस हैं, ठीक है। तो हम फ्लूइड्स देते हैं पेशेंट को 5 से 7 मिलीलीटर पर kg पर आवर 2 आवर्स के लिए। अगर हेमाटोक्रिट रिड्यूस हो जाता है तो अच्छी बात होती है, ठीक है। मतलब अगर हेमाटोक्रिट नॉर्मल तक आ जाता है तो फिर ओरल फ्लूइड्स पे स्विच कर देते हैं, लेकिन अगर हेमाटोक्रिट बढ़ा हुआ है अभी भी तो फिर मतलब ज़्यादा ही कुछ हाइपोटेंशन है तो फिर हम ग्रुप सी में आ जाते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर कम हो रखा है पेशेंट का, ठीक है। तो उसके लिए हम बोलस देते हैं 10 ml पर kg पर आवर 1 घंटे के लिए। अगर इम्प्रूवमेंट ना हो तो 15 मिनट में ही दे देते हैं सारा, ठीक है। अगर फिर भी इम्प्रूवमेंट ना हो तो हम कोलोइड्स देते हैं जैसे एल्ब्यूमिन। लेकिन अगर हेमाटोक्रिट बहुत नीचे चला गया है आफ्टर गिविंग द IV फ्लूइड्स तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है या फिर पैक्ड RBCs देने होते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, डेंगू हेमरेजिक फीवर हो रहा है। अब वर्कअप क्या होता है कि IgM डेंगू वायरस मतलब जो डेंगू वायरस के लिए जो IgM एंटीबॉडी होती है वो 4 गुना तक बढ़ी हुई मिलती है ब्लड में। नॉट कर सकते हैं NS1 एंटीजन, डेंगू के लिए IgG एंटीबॉडीज़ कर सकते हैं NS1 एंटीजन। डिस्चार्ज कब करेंगे? जो पेशेंट शॉक से रिससिटेट हो गए, ठीक है, ये क्राइटेरिया होने चाहिए। दीज आर द क्राइटेरियाज जब हम उसको डिस्चार्ज करेंगे। या तो पेशेंट फेब्राइल है 24 घंटे के लिए विदाउट एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स के बिना ही 24 घंटे तक फेब्राइल है, फीवर नहीं है, तो डिस्चार्ज करेंगे। गुड एपेटाइट है पेशेंट की और क्लिनिकली इम्प्रूव्ड कंडीशन है, यूरिन आउटपुट एडिक्वेट है, हेमाटोक्रिट लेवल स्टेबल है और 48 घंटे हो गए हैं शॉक से रिकवर करे हुए, कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है और प्लेटलेट काउंट जो है वो 50,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर हो गया है, तो डिस्चार्ज करेंगे। अब देयर इज़ अ वैक्सीन विच इज़ डेंगवैक्सिया CYD-TDV जो कि टेट्रावैलेंट लाइव एटीन्यूएटेड काइमेरिक डेंगू वैक्सीन है जिसमें 17D बैकबोन है जो कि सैनोफी पास्चर ने डेवलप की थी और इसके फेज़ 3 ट्रायल्स में इवेलुएट की गई है। 3 डोजेज होती हैं 0, 6, 12 मंथ्स पे। दैट्स ऑल।